स्टाफिंग की बात हमने की, बहुत इजी टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्टिंग के अंदर वैसे हमारा लीडरशिप भी आएगा, कम्युनिकेशन भी कभी आता है, और मोटिवेशन का टॉपिक भी आता है। ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं, हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। क्योंकि स्टाफिंग तक क्या हुआ, स्टाफिंग तक हमने लोगों को नौकरियों पे रख लिया, लोग तो नौकरी पे आ गए, काम करने के लिए तैयार हो गए, अब हमको क्या करना है, उनसे काम कराना है, उनको डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन के अंदर क्या, उनको निर्देश देने हैं, ये कह सकते हैं। तो डायरेक्टिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टिंग के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग क्या है। हमको उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनको गाइड करना है, उनको कम्युनिकेशन करना है, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना है। फर्म के टारगेट पूरे कैसे होंगे, ये भी हमको उनको बताना है। तो फर्म के टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लीडरशिप करते हैं। ये सारी की सारी बातें कहां पर आती हैं, डायरेक्टिंग के अंदर भी आती हैं। डायरेक्टिंग के अंदर ही हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। कोई भी इंसान अपने आप काम करना शुरू नहीं करता है, हमको कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन हुआ क्या, डायरेक्शन के अंदर हम उनको ये बताते हैं कि हमारे फर्म का टारगेट क्या है। फर्म को टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो ये सारी बातें किस में आ गई, डायरेक्शन के अंदर आ गई। अब जब हमने मीनिंग समझ लिया है, तो इसमें से काफी सारे टॉपिक अब हमारे कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फीचर्स का। फीचर्स के अंदर क्या, रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर। अब डायरेक्शन को देनी किसको है, इंसान को देनी है। मशीनों को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप इंसान को डायरेक्शन दे दो, मशीनों से वो अपने आप काम करा लेंगे। तो ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड है। दूसरी बात, ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शंस। डायरेक्शन के अंदर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, उन सबका ग्रुप होता है, हमको उन्हीं ग्रुप के ऊपर काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन इन द ऑब्जेक्टिव। फर्म के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्म के काफी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के भी खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में हमको क्या बनाना होता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है, सहयोग की भावना पैदा करनी होती है। आगे बात आती है एट एवरी लेवल। डायरेक्शन का काम हमको हर जगह पे करना होता है, हर लेवल पे। टॉप लेवल है वहां पे भी डायरेक्शन दो, मिडिल लेवल उनको भी डायरेक्शन दो, लोअर लेवल उनको भी डायरेक्शन दो। घर के अंदर बात करें, जो बड़ा इंसान है उसको भी कभी कभी डायरेक्शन देनी पड़ती है कि भाई काम ऐसे करना है। शादी के अंदर हम जाए तो शादी के अंदर 50 लोग काम करने वाले हैं, मान लो हम हमारे साथ, तो हर किसी को डायरेक्शन तो देनी पड़ती है, भाई तेरा काम ये है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को वहां जाना है, तेरे को वहां से आना है। तो जिस तरह से एक कंपनी के अंदर डायरेक्शन की जरूरत हर लेवल पर है, उसी तरह से ही हर जगह पर डायरेक्शन को देनी और लेनी पड़ती है। आगे बात आती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये डायरेक्शन की प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दिया आपका काम खत्म। आपको बार बार लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस। डायरेक्शन का क्या महत्व है, सिंपल सी बात, जब आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो, काम करने के लिए बता रहे हो, सामने वाले को डायरेक्शन दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, अपना एक्शन करना स्टार्ट करेगा। कोई इंसान आपके पास गाड़ी लेके रुक जाता है, आपने कभी नोटिस किया, आप कहीं पे सड़क पे खड़े हो, सामने वाले ने आपसे रास्ता पूछा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, वो आपके पास आके खड़ा हो गया, उसको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्शन देखोगे, उसको आप क्या दोगे, भाई इस तरफ जाना है। तो जैसे ही आपने उसको डायरेक्शन दी, उसने अपना काम, एक्शन शुरू कर दिया। तो यहां पर यही बात बोल रहे हैं कि जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो उससे एक्शन शुरू हो जाता है। अगली बात, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। ये एम्प्लॉइज के एफर्ट को इकट्ठा करने का काम भी करता है। पहले वाला एम्प्लॉय, पहले वाला काम करने वाला बंदा कह रहा है कि मैं अपना काम करूंगा, दूसरे वाला बंदा कह रहा है कि भाई मैं अपना काम करूंगा, पर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, उन सभी लोगों के काम को हम इकट्ठा कर देते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि भाई फर्म का एक टारगेट है, इस फर्म के टारगेट को पूरा करने के लिए भी काम करो। तो हम लोगों के अलग अलग एफर्ट को इकट्ठा कर देते हैं और फर्म के टारगेट को याद दिलाते हैं। अगली बात है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन एक मोटिवेशन की फॉर्म में होता है, क्योंकि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको चलना सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को मोटिवेट भी करता है। अगली बात, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस भी बना के रखता है, क्योंकि सभी को बता देता है किसने क्या काम करना है, कौन कैसे करेगा, ये सारी बातें। तो कहीं ना कहीं इससे सभी लोगों के बीच में बैलेंस बनना भी शुरू हो जाता है। इंप्लीमेंट द चेंज
अगर मान लो कोई फ्यूचर में परिवर्तन लेकर आना है, कोई चेंजेस होने वाले हैं, तो चेंजेस इंप्लीमेंट अप्लाई करने का काम डायरेक्शन के थ्रू हो जाता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है परिवर्तन से डरना। जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो हम उससे डरते हैं और परिवर्तन का विरोध करते हैं, पर डायरेक्शन के अंदर क्या है, हम लोगों को बहुत आसानी से समझा देते हैं कि भाई ये काम ना तेरे फायदे का है, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्शन देने से कहीं ना कहीं हम चेंज को अप्लाई कर पाते हैं, परिवर्तन को अप्लाई कर पाते हैं। फिर अगली बात है एफिशिएंसी इंक्रीज। तो जब भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं, उनको काम करने के मेथड बता रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हमको दे ही रहे हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की काम करने की जो एफिशिएंसी होती, कुशलता होती है, वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि डायरेक्टिंग का क्या एलिमेंट्स है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, चार बातें आती हैं। सबसे पहली बात है सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, लोगों का काम करने के टाइम पर उनका निगरानी करना, निरीक्षण करना। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं या कोई एग्जाम कोई और देने जाते हैं, तो आपने देखा कि वहां पर सुपरवाइजर होते हैं जो घूमते रहते हैं। एक क्लास में टीचर तो होता ही है, पर उन सारे टीचर्स के ऊपर एक मेन बंदा होता है। कौन सा होता है वो, सुपरवाइजर। तो जो सुपरवाइजर होता है वो क्या काम करता है, सुपरविजन का काम करता है। वो क्या करता है, सबकी काम के ऊपर निगरानी रखता है। तो लीडरशिप के अंदर इसके अलावा हम आगे बात कर रहे हैं लीडरशिप की। तो सबसे पहले मैंने आपको बात क्या बता दी, सुपरविजन। ये सुपरविजन भी किसका पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो सुपरवाइजर जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, सुपरवाइजिंग का काम कर रहा है। वो ये देखता है कि मशीनों के ऊपर ठीक ढंग से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सुपरवाइजर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, लोगों की बार बार काम की चेकिंग करता रहता है, माल जो बन रहा है उस माल की क्वालिटी चेक करता रहता है, जिस अकॉर्डिंग काम कहा गया था उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा समझ लो कि सुपरवाइजिंग के अंदर आता है। सुपरविजन के बाद क्या, लीडरशिप। लीडरशिप सिंपल सी बात, ये आपको पता है। लीडरशिप का टॉपिक हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे बहुत जल्दी से। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या, एक विचार को, एक बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का काम भी कहीं ना कहीं किसमें आता है, डायरेक्टिंग के अंडर में ही आता है। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना। तो मोटिवेशन के अंदर हम लोगों को अभिप्रेरित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान 30% मोटिवेट तो अपने आप होता है, 70% उसको काम करने की मोटिवेशन बाहर से मिलती है। जैसे एग्जाम के टाइम पर हमको पेपर क्लियर करना है, कुछ मोटिवेशन हमको अंदर से मिलती है कि भाई पेपर देना है, बाकी मोटिवेशन दूसरे लोगों को भी देख के मिलता है कि भाई सामने वाले का पेपर तो क्लियर हो गया, सामने वाले तो 2 साल पहले नौकरी लग ली। तो ये मोटिवेशन बाहर से मिलती है। या किसी बाहर के इंसान ने आपको बोला कि भाई पेपर क्लियर कर ले, तेरा पेपर अब की बार क्लियर हो जाएगा, तो आपको 70% मोटिवेशन कहां से मिल रही है, बाहर से मिल रही है। तो इसीलिए एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर हमें लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग तो अपने आप काम कर लेते हैं, बट कुछ लोगों को काम करवाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसलिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे हम बात करते हैं रियलिटी में है क्या। आपने प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर लिया था, आपने पहले से फिक्स कर लिया था कि आपने करना क्या है। आपने मान लो फिक्स कर लिया था कि आपने 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं। क्या बनाने थे, 10,000 प्रोडक्ट बनाने थे। अब आपने अपना एक्चुअल रिजल्ट देखा, आपके डब्बे बने, प्रोडक्ट बने 9800। अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करने से कितना का डिफरेंस आ रहा है, 200 का डिफरेंस आ रहा है। कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने से आपको डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस पता चल गया तो नेक्स्ट लेवल पे जाके आप क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लेने वाले हो। मतलब अपनी एक आप कार्यवाही करने वाले हो, सुधारात्मक कार्यवाही कह सकते हैं। क्या करने वाले हो, सुधारात्मक कार्यवाही। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास फिक्स क्या था। फिक्स के बाद हमने ये देखा कि हमारा रिजल्ट रियलिटी में क्या आया, एक्चुअल रिजल्ट कितना आया। फिर दोनों की हमने क्या की, कंपैरिजन की, तुलना की। तुलना के बाद हमने क्या देखा, डिफरेंस चेक किया, भाई डिफरेंस इतने का आ रहा है। अब डिफरेंस चेक किया था, उसके बाद अगर डिफरेंस वो नेगेटिव में है
गलत तरीके का आ रहा है तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। सुधारात्मक कार्रवाई क्यों करनी है, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी गलती दोबारा रिपीट ना करें। तो दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग हम पास्ट के बेस पर पीछे बीती हुई घटना के आधार पे भी करते हैं, पर फ्यूचर के लिए भी करते हैं। यस, आपको बात ध्यान रखनी है। कंट्रोल कैसे करते हैं हम, कंट्रोल जब हम करते हैं तो पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं। पीछे देख रहे हैं तो मतलब इसका क्या, पीछे बीत चुकी घटनाओं के बेस पर, पीछे हो चुकी चीजों के बेस पे तो हम चेक करेंगे ना कंट्रोल कैसे। और हम कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हम गलती ना करें। इसलिए कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये भी अपने आप में एक लगातार चलती रहती है, हर जगह पर अप्लाई होती ही है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको हम डिजायर्ड रिजल्ट्स के नजदीक लाने का काम करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट कितना आया 9800, फिक्स कितना किया था 10,000, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 9800 है ना ये 10,000 के नजदीक पहुंच जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। हम बच्चों पे कंट्रोल क्यों करते हैं, ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे, जो हम चाहते हैं वही बच्चे बन जाएं। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसको हम स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए रिजल्ट तक लाने का एफर्ट करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के क्या फीचर्स हैं ये देख लेते हैं। पहली बात, ये एक मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है, ये हमको करना है तो करना ही है, और ये बात आपको पता भी है कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, 5वां फंक्शन है। दूसरी बात, एसेंशियल फंक्शन ऑफ द एवरी मैनेजर, ये हर मैनेजर का बहुत एसेंशियल फंक्शन है, ये हर मैनेजर को करना ही पड़ता है। टॉप मैनेजर है तो उसको भी करना पड़ेगा कंट्रोलिंग, मिडिल टाइप का मैनेजर है उसको भी करना पड़ेगा, आप घर में हैं तब भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद के ऊपर खाने का भी कंट्रोल करना पड़ता है, स्कूल में प्रिंसिपल को कंट्रोल करना पड़ता है, टीचर को क्लास में कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करना ही होता है, जरूरी है, आवश्यक है। तीसरी बात, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, ये बात तो मैंने को बता दी, कंट्रोलिंग लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। चौथी बात, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि मैनेजमेंट का बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के शुरुआत में और लास्ट में दोनों रहता है, क्योंकि जब हमारी काम पूरा हो गया तब भी आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तो ये आदि और अंत दोनों है। आगे लुकिंग बैक प्लस फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग के अंदर हम पीछे भी देख रहे हैं और आगे की भी सोच रहे हैं। चौथी बात, रिलेटेड टू रिजल्ट, कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट फिक्स किए थे और जो रिजल्ट हमारे वास्तव में आ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट हमने फिक्स किए थे और जो रिजल्ट वास्तव में आ चुके हैं, दोनों की तो चेकिंग करनी है ना। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या, ये रिजल्ट से रिलेटेड है। सातवीं बात, रिजल्ट हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। मैंने फिक्स किया था 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट हमारे बने मान लो 9800, रिजल्ट कैसा रहा हमारा, नेगेटिव। इसके ऊपर आप सुधारात्मक कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो 200 प्रोडक्ट की कमी आई है वो कमी हमारी फ्यूचर में ना हो, ये गलती जो हमने अब की है ये गलती फ्यूचर में ना हो, इसलिए हमको कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रोडक्ट हमने बनाने थे 10,000, प्रोडक्ट हमने बनाने थे 10,000 और प्रोडक्ट हमारे तैयार हो गए 12,000, प्रोडक्ट फालतू कितने बन गए 2,000। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे अब कि हमने 2,000 जो फालतू प्रोडक्ट बनाए हैं वो कैसे बन गए, क्योंकि हमारे लिए फायदे की बात है। हमने टारगेट क्या लिया था 10,000, बन कितने गए 12,000, 2,000 प्रोडक्ट फालतू कैसे बन गए, इसके बारे में पता लगाओ, पता लगाओ, कोशिश करो, इस तरह से हमारा काम आगे भी हो जाए। क्यों, क्योंकि हम कुछ अच्छा कर पाए हैं पहले से। हमने क्या टारगेट किया था कि भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने काम कितना करना है 10,000, पर आपका उसी टाइम में उतने पैसे में उतनी ही संसाधनों से उतने ही रिसोर्सेज से आपके प्रोडक्ट फालतू बन गए, तो 2,000 प्रोडक्ट फालतू बन गए। तो 2,000 फालतू प्रोडक्ट क्यों बने इसका भी कारण पता लगाओ, कारण पता लग गया तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव अप्रोच भी है, नेगेटिव अप्रोच भी है। जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आया था तब भी आपने काम किया, जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है तब भी आपने काम करना ही है। इसलिए कंट्रोलिंग एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की अप्रोच है। अब बात करते हैं कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी बातें आप बहुत ध्यान से अच्छे से बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। इससे हम क्या करते हैं, अपनी एरर को, अपनी गलतियों को कम करने का काम करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, इंप्लॉइज की कार्यकुशलता बढ़ाने का काम करते हैं,
इन्वायरमेंट जो बार बार बदलता रहता है उसको फेस करने में, उसका सामना करने में हमारी हेल्प हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर जो जटिलताएं होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से फेस कर पाते हैं। फाइनेंशियल मैटर के अंदर जो हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बजट को कंट्रोल करने की है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को भी हम बहुत आसानी से रेडी कर पाते हैं। आगे सेल को मेंटेन करने में हर साल हमारी सेल अच्छे से होती रहे, उस सेल को हमने मेंटेन करने के लिए भी हमारी क्या काम करने वाली है, कंट्रोलिंग काम करने वाली है। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन है। इसमें हम जो रिजल्ट फिक्स करते हैं और जो रिजल्ट आपस में रियलिटी में जो रिजल्ट हमारे आए, जो एक्चुअल रिजल्ट है, उन दोनों को नजदीक लाने का काम करते हैं। तो मैनेजमेंट का एक बेसिक और फंडामेंटल फंक्शन है, हर जगह पर अप्लाई होता है। पॉजिटिव अप्रोच भी है, नेगेटिव अप्रोच भी है, पीछे देखना भी है, आगे देखना भी है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो ये हमारे काफी सारे टॉपिक हैं जो हमारे इसी वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो मिलता हूं मैं आपको अब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।